Hello everyone. I hope everyone is doing fine. This is me, Dikshant. This is me, Dikshant. I welcome you all once again on your favorite channel संकल्प यूपीएससी। ठीक, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं सितंबर मंथ की मैगजीन विजन की करंट अफेयर की। हमने मोस्टली इसको कवर कर दिया है और इस वाले सेशन में वी आर गोइंग टू कवर द साइंस एंड टेक सेशन। साइंस एंड टेक, तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ साइंस एंड टेक इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर। इसके अंदर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क के साथ हाथ मिला लिया है ताकि हम लोग जो एआई का यूज़ कर रहे हैं हेल्थ केयर में उसके ऊपर हमारी ओवरसाइट बढ़ा सकें, उसके ऊपर हम लोग सर्विलांस बढ़ा सकें। ठीक है, एआई जो हेल्थ केयर के अंदर है उसके ऊपर हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, ओवरसाइट बढ़ा रहे हैं ताकि एआई जो है वो गलत तरीके से यूज़ ना हो सके। ठीक है, और न्यूज़ पे देख लेते हैं कि हेल्थ एआई एक जिनेवा के अंदर बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है कि हम लोग रेस्पॉन्सिबल एआई सॉल्यूशंस का अडॉप्शन करेंगे हेल्थ के अंदर और ऐसे ही सॉल्यूशंस को डेवलप भी करेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि देयर इज़ समथिंग नोन एज जीआरएन और कह रहा है कि एक अपने पास ग्लोबल पब्लिक रिपोजिटरी है। देखो जीआरएन क्या है, ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो हेल्थ के रेगुलेटर्स हैं उनका नेटवर्क है। अलग अलग कंट्रीज़ में हेल्थ के रेगुलेटर्स का नेटवर्क है। ठीक, बिल्कुल सिंपल शब्दों के अंदर। इसी तरह कह रहा है कि ग्लोबल पब्लिक रिपोजिटरी ये कह रहा है कि एआई से जुड़े हुए रजिस्टर्ड सॉल्यूशंस जो कि हेल्थ वाले सॉल्यूशंस हैं, इन सारे सॉल्यूशंस की हमने एक बना दी रिपोजिटरी मतलब काइंड ऑफ कलेक्शन। जैसे मैं कहूँ कि अगर आपके पास सारी की सारी बुक्स हैं, उनका एक कलेक्शन है। एक बुक आपने ली है इंडिया से, एक बुक ली है आपने बांग्लादेश से, एक बुक ली है श्रीलंका से, इन सभी बुक्स का मैंने कलेक्शन कर दिया तो वो होगी द रिपोजिटरी ऑफ योर बुक्स। ठीक है, इसी तरह एआई से जुड़े हुए जो भी सॉल्यूशंस हैं हेल्थ वाले, इनकी रिपोजिटरी बना दी तो वो होगी ग्लोबल पब्लिक रिपोजिटरी। और इस ग्लोबल पब्लिक रिपोजिटरी का जो एक्सेस है वो सिर्फ जीआरएन के मेंबर्स को ही होगा। ठीक, जहाँ पे पार्टिसिपेटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ शोकेस कर सकती हैं अपने एआई रिलेटेड रजिस्टर्ड सॉल्यूशंस को फ्रॉम देयर कंट्रीज़। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि आईसीएमआर है, साथ साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंस और इंडिया एआई, ये जो है ये सारा का सारा मिलके काम करेगा हेल्थ एआई के साथ। और इसके साथ करने वाले और भी मेंबर होंगे। कौन से मेंबर? जो कि जीआरएन के मेंबर हैं। मतलब ये इंडिया का सामान, ये हेल्थ एआई और ऐसा ही जो है अलग अलग कंट्रीज़ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे मिलके काम करेंगे। ठीक है, और फिर कह रहा है और ये सारे मिलके काम करके क्या करेंगे, ये बेसिकली डेवलप कर रहे हैं अपने पास रेस्पॉन्सिबल एआई सॉल्यूशंस को। ठीक, फिर कह रहा है कि ये जो है ये अपना पूरा सिस्टम जो है ये इंडिया एआई स्ट्रेटजी को सपोर्ट करता है। साथ साथ में कहता है कि इसका उद्देश्य ये है कि हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव एआई सिस्टम जो है डेवलप करना है। इंडिया एआई ऑपरेट कर रहा है मेटी के अंदर वाया डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन। ठीक, और इसका उद्देश्य ये है कि हम इंडिया को एआई इनोवेशन और डेवलपमेंट में कतई लीडर बना देंगे यार, लीडर। ठीक है, इंटरनेशनल लीडर बना देंगे। फिर हमको क्या ज़रूरत है, एआई के ओवरसाइट को बढ़ाने की। देखो एआई जो है ना, एआई डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे डायग्नोसिस को, हमारे ट्रीटमेंट को। अब कोई चीज़ आपके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है तो हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ रिस्क हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ सेफ्टी इशू हो, तो उसको ठीक करने के लिए हमको एआई को रेगुलेट करना पड़ेगा टू इंश्योर सेफ्टी, मिनिमाइज रिस्क एंड प्रिवेंट हार्म। फिर कह रहा है कि हमारे डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए भी हमको एआई को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एआई इज़ यूजिंग सेंसिटिव पेशेंट डाटा। ठीक है, इसलिए रेगुलेशंस बनाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपका जो प्राइवेसी है और आपका डेटा सिक्योरिटी है उसकी अश्योरेंस हो सके। ठीक है, ताकि हम आपका जो डेटा जो है और आपकी प्राइवेसी है वो बचा रहे आपका। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एथिकल गाइडलाइन जो हैं वो ये कहती हैं कि पर्सनल हेल्थ डेटा अलग अलग स्टेजेस पे उसको सेफ गार्ड करना है हमें। इसलिए हम याद रखेंगे कि हाँ भाई, हेल्थ केयर के अंदर अगर एआई का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पेशेंट का जो डेटा है वो सिक्योर रहे। साथ साथ में हो सकता है कि एआई जो है वो बायस्ड कैसे होगी, मैं कह रहा हूँ
कि मैंने तुमको क्या किया, मैंने तुमको है ना ऐसे एग्ज़ाम पेपर दिए जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स आता है, और तुमने सिर्फ करंट अफेयर्स की ही ट्रेनिंग की। तो अब तुमको ये लगेगा कि यार धरती के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो सिर्फ करंट अफेयर के आते हैं, और गलती से क्वेश्चन आ गया जियोग्राफी का तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन के ऊपर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर मैंने गलती से क्या किया कि हेल्थ के अंदर एआई को ट्रेनिंग की और मैंने सिर्फ जो वाइट पीपल हैं उनका डेटा इनको फीड कर दिया, तो एआई विल बी इग्नोरेंट टुवर्ड्स द ब्लैक पीपल। ये ऐसा हुआ है। एआई ने क्या किया, एक ऐसा एआई मॉडल था जिसने एक ऐसा हिस्टोरिकल डेटा उठाया, उस डेटा के हिसाब से सारा का सारा खर्चा वाइट पीपल की हेल्थ पे खर्च हो रहा था, जबकि ब्लैक पीपल की हेल्थ पे बहुत कम एक्सपेंडिचर था। तो एआई को ऐसा लगा कि ब्लैक पीपल्स को ज़रूरत ही नहीं है एक्सपेंडिचर की हेल्थ में। ठीक, तो एआई हो गया यहाँ पे बायस्ड। तो इसलिए हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एआई बायस्ड ना हो भाई। ठीक, कहाँ थे हम लोग? एआई कई बार होता है बायस हो जाता है ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे, इस वजह से हो सकता है कि अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन हो। तो रेगुलेशन ज़रूरी हैं ताकि हम लोग क्या इंश्योर कर सकते हैं, फेयरनेस इंश्योर कर सकें, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और एथिकल डेवलपमेंट ऑफ द एआई टूल्स को इंश्योर कर सकें। फिर कह रहा है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बहुत से एआई सिस्टम ऑपरेट करते हैं ब्लैक बॉक्सेस की तरह। मैं आराम से बोल रहा हूँ कि बहुत से एआई सॉल्यूशन ब्लैक बॉक्स की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है जैसे अपन ने किसी ऐसे ब्लैक बॉक्स के अंदर चीज़ डाल दी। अब इस ब्लैक बॉक्स के अंदर मैं देख नहीं सकता कि क्या हो रहा है, मतलब द प्रोसेस हैपनिंग इनसाइड दिस बॉक्स इज़ नॉट अवेलेबल टू मी। मेरे को नहीं पता इसके अंदर क्या हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ होइंग इसके अंदर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैंने एक ब्लैक बॉक्स के अंदर कुछ इनपुट डाला और मेरे को मिला कुछ आउटपुट। तो ये कह रहा है कि जो रिजल्ट्स आए वो हमको पता ही नहीं कि किस बेसिस पे आए हैं। Many AI system operate as black box. It is they generate result without explaining कि वो किस तरह उन रिजल्ट्स पे आए। तो रेगुलेटर्स क्या कह रहे हैं, इंसिस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरर्स को कि तुम एक्सप्लेन तो करो कि तुम्हारा जो एआई है वो किस तरह से उस रिजल्ट पे पहुंचा है। फिर कह रहे हैं मैनेजिंग लाइबिलिटी, मतलब अगर भाई एआई ने हेल्थ केयर में कोई गड़बड़ कर दी तो उसके लिए कौन लाइबल होगा, उसकी बात। तो यूटिलाइजेशन ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, इसकी वजह से अच्छे खासे कंसर्न हो गए हैं कि हु विल बी लाइबल ऑफ एनीथिंग रॉन्ग डन बाय द एआई, हु विल बी लाइबल फॉर द मेडिकल एरर्स। ठीक, इतनी सी बात। फिर कह रहा है कि हम लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं किस किस चीज़ के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ द एआई इन हेल्थ केयर, एआई को हम डायग्नोसिस में यूज़ कर रहे हैं। डायग्नोसिस मतलब हमको पता लग पाए कि क्या दिक्कत है आदमी को। अर्ली डिटेक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जैसे iOncology.ai। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कैंसर। ये आपको अभी याद हो गया, मैंने दोबारा बोल दूंगा, ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द कैंसर। तो इसीलिए iOncology.ai एक प्लेटफॉर्म है जिसको एम्स ने बनाया है और सीडेक ने बनाया है। ये अपनी मदद करेगी अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर के अंदर। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, मैं ड्रग को डिस्कवर कर लूँ, ड्रग को डेवलप कर लूँ, इस चीज़ के लिए भी मैं एआई का यूज़ कर सकता हूँ। फिर कह रहा है कि मैं रोबोटिक्स सर्जरी करूँगा, रोबोट की मदद से सर्जरी करूँगा। तो अपने पास एक दा विंची रोबोट है जो एम्स दिल्ली के अंदर है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स कर रहा है विद प्रिसीजन। ठीक, फिर भी है वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड इनटू ई संजीवनी, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया है ई संजीवनी के साथ। तो अब हमको ये एआई बेस्ड डायग्नोसिस रिकमेंडेशंस देता है। ठीक, फिर कह रहा है कि हम लोग एआई की मदद से अपने हेल्थ वाले डेटा को मैनेज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हैं वो ले आए हम लोग। ठीक है, हमारा जो आयुष्मान भारत मिशन है उसके अंदर जो डेटा है उसको इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग मैनेज करें। ठीक, उसके अलावा भी है भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, मतलब सॉरी मेरा ध्यान फ़ोन पे चला गया था, एग्जाम्पल क्योंकि फ़ोन आ रहा था अभी यार। मैं कह रहा हूँ कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, वो उसके हेल्थ डेटा रिकॉर्ड्स को हम लोग मैनेज कर पाएंगे एआई की मदद से। और जो मंडेन टास्क हैं, जो बोरिंग टास्क हैं, जैसे डेटा एंट्री हो गया, क्लेम प्रोसेसिंग हो गया, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द एआई। फिर देखते हैं चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग हेल्थ केयर के अंदर एआई को अगर हमको इंटीग्रेट करना है हेल्थ केयर के अंदर, तो व्हाट आर द चैलेंजेस। सबसे पहले भी हैव टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब हमारे पास बहुत सारे हेल्थ के अलग अलग तकनीक हैं। अब हर तकनीक के अंदर अगर हमको एआई को इंटीग्रेट करना है तो हर टेक्नोलॉजी के हिसाब से वी हैव टू मेक एआई मॉडल्स। मतलब
डाइवर्स हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ एंड लिमिटेड स्टैंडर्डाइजेशन, इस वजह से एआई को इंटीग्रेट करने के अंदर आ रही है हिंड्रेंस। फिर कह रहा है कि एल्गोरिदमिक बायस, जैसे हर एआई अलग अलग डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, तो उस डेटा के हिसाब से देयर मे बी एनी बायस इन एआई, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक एआई मॉडल ने इनएक्यूरेटली एसेस कर लिया है ब्लैक पेशेंट्स की हेल्थ नीड। ब्लैक पेशेंट का मतलब यहाँ पे है द पीपल हु आर ब्लैक इन द स्किन टेक्सचर या स्किन कलर, ठीक है, क्योंकि उस एआई को ऐसा लगा कि हाँ भाई पुराने टाइम में जो ब्लैक पीपल हैं इनके लिए हेल्थ का एक्सपेंडिचर कम रहा है, ठीक। अब उनके पास तो पैसा ही नहीं था यार, देवर रियली पुअर पीपल। अब पैसा ही नहीं था तो एआई ने तो ये सोच लिया कि भाई इन्होंने कभी हेल्थ पे खर्चा ही नहीं किया तो इनको ज़रूरत ही नहीं है हेल्थ की, ठीक है। फिर कुछ एथिकल चैलेंज हैं एआई को लेके, जस्टिस एंड फेयरनेस, जैसे मतलब एआई शुड इनेबल इक्विटेबल एक्सेस एंड अनबाइस्ड डिसीजंस, ये दोबारा वही वाली बात हो गई ऊपर वाली, ठीक। फिर कह रहा है कि पेशेंट कंसेंट एंड प्राइवेसी, एआई मस्ट सेफ गार्ड सेंसिटिव हेल्थ डेटा, हमारा जो सेंसिटिव हेल्थ डेटा है उसको एआई को सेफ गार्ड करना चाहिए। साथ साथ में मैं अगर मेरे डेटा को यूज़ करने का कंसेंट दे रहा हूँ तभी एआई इसको यूज़ कर पाए, और मेरे पास एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म हो कि मेरा डेटा जो है उसको एआई अगर मैं नहीं चाह रहा तो यूज़ ना करें। फिर कह रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिह्यूमनाइजेशन, एआई जो है एआई कुछ गलतियाँ कर रहा है, साथ साथ में ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना एआई के ऊपर। एआई एरर एंड ओवर रिलायंस कैन स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड रिड्यूस मीनिंगफुल पेशेंट प्रोवाइडर इंट्रैक्शंस। सही बात है, मैं अगर डॉक्टर हूँ और मेरे पास मेरा पेशेंट आया, मैंने क्या किया, चैट जीपीटी में डाल दिया कि यार मेरे को पता है इसके अंदर ये बीमारियां हैं, इसको ठीक करके बता, ठीक है, क्या इसका वो होगा। तो एआई हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन दे दे मेरे को, उसमें कुछ एरर आ जाए। तो ज़्यादा इतना डिपेंडेंट नहीं होना है एआई के ऊपर कि पेशेंट और प्रोवाइडर के इंट्रैक्शन ही इम्पैक्ट हो जाए। फिर कह रहा है इंक्लूसिविटी एंड एक्सेस चैलेंज, रिप्रेजेंटेशन बायस है। मतलब क्या हुआ कि मैंने जब एआई को ट्रेन किया तो हो सकता है कि मैंने जो उसको सैंपल दिया वो अर्बन लोगों का ही हो, या फिर हो सकता है सिर्फ वेल्दी लोगों का हो। तो इस वजह से जो गरीब लोग हैं या फिर जो गांव के लोग हैं वो हो सकता है इग्नोर हो जाएं। फिर रेजिस्टेंस एंड ट्रस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रेजिस्ट एआई अडोप्शन ड्यू टू लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, फियर ऑफ लॉस्ट जॉब्स और डाउट्स अबाउट एआई रिलायबिलिटी। सही बात है भाई, मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं कहूँगा कि यार एआई मत लेके आओ, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से मेरी जॉब खतरे में है। उसके अलावा ग्लोबल इनोवेशंस, इंडिया ऐसे ग्लोबल इनोवेशंस जिससे इंडिया लर्न कर सकती है। पहला कौन सा है, एआई फॉर रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। मैं कहीं और बैठ के मैं मतलब रिमोटली मैं मेरे पेशेंट को मॉनिटर कर रहा हूँ। कैसे, मैंने मेरे पेशेंट के हाथ पे कुछ ऐसी चीज़ बांध दी जो मेरे को कॉन्स्टेंटली ये बता रही है कि उसकी बीपी क्या है, उसका शुगर क्या है, ठीक है। तो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, फिनलैंड यूज़ कर रहा है एआई इनेबल्ड वियरेबल्स जो कि मॉनिटर करेंगे क्रोनिक पेशेंट्स को रियल टाइम के अंदर, ठीक। तो इस वजह से अगर मेरा पेशेंट मेरे से 1000 किलोमीटर दूर है और मैंने उसके हाथ में कुछ बांध रखा है, कुछ डिवाइस वगैरह जो मेरे को बता रहा है कि मेरे पेशेंट की क्या कंडीशन है हर टाइम, तो अब मेरे पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ठीक। एंड ऑफरिंग ए मॉडल फॉर इंडियाज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मैनेजमेंट। सही बात है, मैं इस वजह से हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसको मैनेज कर पाऊँगा। फिर कह रहा है कि फेडरेटेड लर्निंग फॉर डेटा सिक्योरिटी। फेडरेटेड लर्निंग इज़ बेसिकली कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, मशीन लर्निंग का पार्ट है। इसको सिर्फ पढ़ लो, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसके अंदर। कि सिंगापुर इज़ यूजिंग फेडरेटेड लर्निंग टू ट्रेन द एआई मॉडल्स। इतना आपने याद रखना है कि फेडरेटेड मॉडल जो है ना वो ज़्यादा बढ़िया है इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल मॉडल ऑफ द एआई, ठीक। तो इससे क्या होगा, फेडरेटेड लर्निंग से हम अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो हमको शेयर नहीं करनी पड़ेगी एआई के साथ। अगर हमको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी पड़ेगी तो हमारी डेटा सिक्योरिटी वाला इशू ठीक हो जाएगा। तो इतना याद रखो कि फेडरेटेड लर्निंग से हमारा जो डेटा सिक्योरिटी वाला इशू था, प्राइवेसी वाला इशू था, वो ठीक हो गया। इंडिया कैन अडोप्ट दिस अंडर द आयुष्मान भारत फॉर स्ट्रॉन्गर प्राइवेसी सेफ गार्ड्स। लेकिन अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ कि व्हाट इज़ फेडरेटेड लर्निंग। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये है अपनी फेडरेटेड लर्निंग। फेडरेटेड लर्निंग एक मशीन लर्निंग टेक्निक है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग हमारे जो एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं। ये कह रहा है कि मैं किसी पेशेंट का डेटा यहाँ पे नहीं लेके आऊँगा,
अगर पेशेंट का डेटा है तो मैंने मेरा एक लोकल एआई मॉडल बना दिया जो कि पेशेंट के डिवाइस में चला जाएगा या फिर यूज़र के डिवाइस में चला जाएगा, और मेरा जो लोकल एआई मॉडल है वो यहाँ के जो ये यूज़र का डिवाइस है ना, इससे ट्रेन होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहीं से ये क्या कह रहा है कि डिवाइसेस विद लोकल एआई मॉडल्स, और ये ग्लोबल एआई मॉडल है। तो ये इन डिवाइसेस के अंदर हम और आप जैसे लोगों का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोकल एआई मॉडल आया, इसने यहाँ से ही ट्रेनिंग ली और ये ट्रेन होके ही यहाँ चला गया। ठीक, जिसको नहीं समझ में आया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फेडरेटेड लर्निंग थी। अब आगे चलते हैं कि WHO के प्रिंसिपल क्या क्या हैं कि हमको एआई कैसे यूज़ करना है हेल्थ केयर में। पहली बात तो हमको ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करनी है, हमको ध्यान रखना है किस चीज़ की, ह्यूमन की वेलबींग का, ह्यूमन सेफ्टी का और पब्लिक इंटरेस्ट का। हमको इंश्योर करना है कि देयर शैल बी ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबिलिटी और इंटेलिजिबिलिटी। हम ये बता पाएँ कि हाँ भाई अगर एआई ने कुछ गलत कर दिया है तो कौन इसके लिए जवाब देगा, अकाउंटेबल होगा। तो फोस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर हम लोग ध्यान रखें कि इंक्लूसिवनेस और इक्विटी आए, और प्रमोट एआई दैट इज़ रिस्पॉन्सिव एंड सस्टेनेबल। ये लाइन अच्छी है, इसको याद रख लेना एक बार के लिए। ठीक है, हम एक ऐसी एआई लेके आएंगे जो कि रिस्पॉन्सिव और सस्टेनेबल है। ठीक, ये सब बातें तो आपके दिमाग में आ जाएंगी, ये लाइन अच्छी है, इसको याद रखना। फिर क्या रहा है रिकमेंडेशन फॉर, क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं एआई को इंटीग्रेट करना के अंदर हेल्थ केयर में। सबसे पहले ये याद रखना कि डेटा डाइवर्सिटी, देखो इम्प्रूविंग डेटा डाइवर्सिटी एंड रिड्यूसिंग बायस। मैं अभी तक कह रहा था कि तुम सिर्फ एक ही टाइप की पॉपुलेशन को यूज़ करके एआई को ट्रेन मत करो, इसलिए मेरे को डेटा चाहिए बहुत डाइवर्स। अगर डेटा डाइवर्स होगा तो एआई के अंदर बायसनेस ख़त्म हो जाएगी। तो एआई को हम लोग अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक, जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं ताकि एआई की एक्यूरेसी और बढ़ सके और जो बायस है वो कम हो सके। फिर कह रहा है कि रूरल और अर्बन का डिवाइड ख़त्म करो। एग्जाम्पल, एआई पावर्ड टेली मेडिसिन ले आओ। ठीक है, मैं फ़ोन करूँगा विच इज़ एआई पावर्ड, मैं गांव से कनेक्ट करूँगा सीधा। मेरे शहर के डॉक्टर जो हैं वो रूरल कम्युनिटीज़ से कनेक्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ द एआई पावर्ड टेली मेडिसिन। इसकी वजह से क्या होगा, अपने हेल्थ केयर एक्सेस विल बिकम मोर इक्विटेबल। घर घर में अपनी हेल्थ केयर पहुँचेगी। वट इज़ सैंडबॉक्स? सैंडबॉक्स इज़ बेसिकली ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी सुनो इस चीज़ को। सैंडबॉक्स इज़ बेसिकली ए काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो हमको एक प्रोटेक्टेड जगह प्रोवाइड कर रहा है कि शुरू में कोई चीज़ को हमको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे करना है तो उसको बोलते हैं सैंडबॉक्स अप्रोच। तो कह रहा है कि शुरू में तुम लोग रेगुलेशंस लेके आ रहे हो ना, तो उनको सैंडबॉक्स अप्रोच के थ्रू लेके आओ। पहले उसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे लेके आओ एक छोटे लेवल पे, फिर उसको एक बड़े लेवल पे एक्सपेंड कर दो। तो जैसे USA, कनाडा, जापान, इंडोनेशिया ये सैंडबॉक्स को यूज़ करती हैं ताकि रेगुलेटरी इनोवेशन आ सके और AI ड्राइवन डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस आ सकें। फिर हमको क्या करना है, वी हैव टू यूज़ ह्यूमन इन लूप मॉडल ऑफ AI टेक्नोलॉजी। ठीक, मतलब क्या हुआ कि यार मैं सारा काम कर रहा हूँ, मतलब मान लो कि सिर्फ AI का ही यूज़ हो रहा है हेल्थ केयर में। ये हमको नहीं करना है, हमको इस पूरे लूप में, इस पूरे साइकिल में, इस पूरे चक्र के अंदर इंसान को रखना ही रखना है यार, ताकि इंसान या फिर ह्यूमन जो है वो पूरे के पूरे प्रोसेस की ओवरसाइट कर सके। ठीक है, ताकि ह्यूमंस जो हैं ओवरसाइट कर सकें कि भाई AI ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कर देना कि रोबोट मूवी की तरह कि सारे के सारे रोबोट अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो वी हैव टू कीप ह्यूमन इन द लूप मॉडल ऑफ द AI टेक्नोलॉजी। फिर इसका कुछ कंक्लूजन है, ये देख लेना। ठीक, उसके बाद न्यूज़ इन द शॉर्ट्स। सबसे पहले आता है ऑन्कोलिटिक एंड पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन। ऑन्कोलॉजी के बारे में हमने बात की थी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द कैंसर। ठीक है, ऑन्कोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो स्टडी करती है, डायग्नोज करती है, ट्रीट करती है और प्रिवेंट करती है कैंसरवा को ये कर रही है ट्रीट। फिर रशिया ने अभी डेवलप की है ऑन्कोलिटिक वैक्सीन जिसका नाम है एंटेरोमिक्स। याद रखना, रशिया ने बनाई है ऑन्कोलिटिक वैक्सीन जिसका नाम है एंटेरोमिक्स एंड पर्सनलाइज्ड mRNA कैंसर वैक्सीन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि mRNA वैक्सीन्स क्या होती हैं और ये सब चीज़ें क्या हैं, इसको एक एक करके देखते हैं। अबाउट ऑन्कोलिटिक वैक्सीन एंटेरोमिक्स, किस चिड़िया का नाम है, किस कबूतर का नाम है ये, इसके बारे में बात करें तो ये एक टाइप ऑफ कैंसर थेरेपी है। ऑन्कोलिटिक एक टाइप ऑफ कैंसर थेरेपी है, नाम से ही पता लगता है। ठीक है,
नाम से ही पता है कि केबीसी है तो अमिताभ बच्चन उसका होस्ट होगा। उसी तरह ही अगर ऑन्कोलिटिक वैक्सीन है तो कैंसर थेरेपी करेगी। जो यूज़ कर रही हैं ऑन्कोलिटिक वायरसेस को, जो जाके डायरेक्टली मार देंगे हमारे शरीर के अंदर कैंसर सेल्स को, और साथ ही साथ में स्टिमुलेट करेंगे एंटी ट्यूमर इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। ठीक। एंटेरोमिक्स जो है इट इज़ बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 नॉन पैथोजेनिक वायरस। 4 अलग अलग नॉन पैथोजेनिक वायरस हैं इस वैक्सीन के अंदर, जिनकी इतनी औकात है, जिनकी इतनी एबिलिटी है कि वो डिस्ट्रॉय कर देंगे बिना मतलब मेलिग्नेंट सेल्स मतलब वो सेल्स जो कैंसर कर रही हैं, साथ साथ में पेशेंट की एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी को भी एक्टिवेट कर देंगे। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर इस वैक्सीन ने झंडे गाड़ दिए हैं। 100% की सक्सेस रही है। ठीक है, यूपीएससी में भी 60% लिया है तो आदमी टॉप कर जाता है, तो बेसिकली ये टॉपर है। इनिशियल टारगेट ऑफ वैक्सीन, इसका शुरुआत वाला टारगेट ये है कि कोलोरेक्टल कैंसर को टारगेट करेगी। व्हाट इज़ कोलोरेक्टल कैंसर? आपके कोलोन या फिर रेक्टम से जुड़े हुए जो भी कैंसर होते हैं उसको बोलते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक। फिर कह रहा है कि उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, वी विल डेवलपिंग वैक्सीन्स फॉर ग्लियोब्लास्टोमा एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेलानोमा। मतलब ये अभी जो वैक्सीन बनी है ये इसके लिए यूज़ की जाएगी, कोलोरेक्टल के लिए, लेकिन बाद में इसके लिए हम लोग टारगेट करेंगे ग्लियोब्लास्टोमा और मेलानोमा। व्हाट इज़ द ग्लियोब्लास्टोमा? ग्लियोब्लास्टोमा इज़ अ टाइप ऑफ ब्रेन कैंसर, और मेलानोमा तो आपको पता ही है, मेलानिन जो आपके स्किन के अंदर होता है उससे निकला हुआ वर्ड है ये। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर। फिर मैं कह रहा हूँ कि पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन क्या होती हैं। देखो पर्सनलाइज्ड वैक्सीन इट इज़ बेस्ड ऑन द जेनेटिक एनालिसिस। मैं कहूँ कि यार मेरे लिए पर्सनलाइज्ड मतलब पर्सनलाइज्ड कोई चीज़ चाहिए मेरे लिए, खुद के लिए कोई, मेरा खुद के कपड़े बनवा रहा हूँ मैं, पर्सनलाइज्ड मेरी खुद की, तो मेरे खुद के लिए वैक्सीन है ये। सिर्फ ये मेरे जेनेटिक एनालिसिस के ऊपर बनेगी। मेरा जीन क्या है, क्या उसके बेसिस के ऊपर ये बनाई जाएगी। हर पेशेंट के ट्यूमर के जेनेटिक एनालिसिस के बेसिस पे ये बनाई जा रही है। ये एक यूनिक वैक्सीन है जिसको दैट कैन टीच द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द कैंसर सेल्स। ठीक। mRNA वैक्सीन आर टाइप ऑफ वैक्सीन जो यूज़ करते हैं mRNA को टू इंस्ट्रक्ट आवर सेल्स टू प्रोड्यूस ए प्रोटीन स्पेसिफिक टू वायरस। देखो mRNA वैक्सीन्स मतलब mRNA का मतलब मैसेंजर RNA, मतलब RNA जाके मैसेज देगा हमारी सेल्स को कि सेल ऐसा काम कर ले। कैसा काम कर ले? एक ऐसी एंटीबॉडी बना दे जो जाके हमारे कैंसर सेल्स को मार देगी। ठीक है, तो mRNA बेसिकली क्या कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर कर रहा है। mRNA डिलीवर जेनेटिक मटेरियल विच इज़ इनकैप्सुलेटेड इन लिपिड नैनो पार्टिकल्स। ठीक, और ये हमारे शरीर में जाएगी, प्रोटीन प्रोडक्शन करेगी, और प्रोटीन प्रोडक्शन करके हमारे पैथोजेंस को मार देगी। एग्जाम्पल कोविड। अब मैं कह रहा हूँ कि एक बार शांति से रुको, सांस लो, मैं आपको दिखाता हूँ कि mRNA वैक्सीन कैसे काम करती है। ठीक, ये है mRNA। मेरे शरीर के अंदर है कोरोना वायरस। ठीक है, या फिर मान लो कि मेरे शरीर में कोरोना वायरस है कि नहीं है, इस चीज़ से मेरे को मतलब नहीं है अभी के लिए। कोरोना वायरस ऐसा होता है, और कोरोना वायरस के ऊपर ये होते हैं स्पाइक प्रोटीन। दीज आर द स्पाइक प्रोटीन्स। अब इन स्पाइक प्रोटीन के बेसिस पे अगर ये स्पाइक प्रोटीन मेरे शरीर में चले जाएँ तो माई बॉडी विल स्टार्ट एन इम्यून रिस्पॉन्स। मेरे शरीर इसके अगेंस्ट लड़ना चालू कर देगा अगर ये स्पाइक प्रोटीन भी चले गए तो। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे शरीर के अंदर मैं डालूँ mRNA सीक्वेंस, और ये mRNA सीक्वेंस एक लिपिड कोटिंग के अंदर जाएगी। ठीक है, RNA सीक्वेंस क्या है? ए ब्लूप्रिंट फॉर मेकिंग द स्पाइक। ये जो सीक्वेंस है ये एक ब्लूप्रिंट है, मेरे शरीर में जाएगा, मेरे शरीर को कहेगा कि भाई इन स्पाइक प्रोटीन्स के स्पाइक प्रोटीन मेरे शरीर में बना दो थोड़े से। ठीक है, और जैसे ही मेरे शरीर में स्पाइक प्रोटीन आएंगे थोड़े से, वैसे ही माई बॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। ठीक, ये था पूरा का पूरा सिस्टम mRNA वैक्सीन का। अगर अभी नहीं समझ में आया तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, इसको शांति से बैठ के पढ़ो। ठीक, फिर कह रहा है कि इम्यून सिस्टम सीज दीज फॉरेन एंटीजेंस एज इन्वेडर्स। सही बात है, ये जो बात अपन ने कर ली पूरी की पूरी, पुराने वाले ये इसमें अपन ने देख ली कि बाहर से स्पाइक प्रोटीन आया, इनको इन्वेडर्स की तरह मान लेगा और अपना शरीर कहेगा कि तो काम की चीज़ नहीं है, बाहर की चीज़ है, इसके अगेंस्ट हमको हमारा रेस्पॉन्स सिस्टम चलाना है, इसके अगेंस्ट हमको हमारा इम्यून सिस्टम चलाना है, इसलिए शरीर विल फॉर्म द एंटीबॉडीज। दिस इज़ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से। ठीक, ऐसे mRNA वैक्सीन काम करती है। अब बेनिफिट्स क्या है mRNA वैक्सीन के?
एक बार मेरे को पता लग गया कि कौन सा RNA एक बेसिक टाइप ऑफ स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, अगर ये मेरे को पता लग गया तो वैसे कि वैसे ही मैं बना दूंगा वो वैक्सीन। इतनी जल्दी अपनी mRNA वैक्सीन बन सकती है। तो रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है। mRNA वैक्सीन कैन बी डिज़ाइंड क्विकली, एक बार आपको वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस पता लग गया तब। ठीक। स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, ये जो mRNA वैक्सीन है ये एंटीबॉडी और T सेल इम्यूनिटी दोनों को स्टिमुलेट करते हैं फॉर कम्प्रीहेंसिव प्रोटेक्शन। अब देखो जैसे पोलियो वाली वैक्सीन होती है ना, पोलियो वैक्सीन्स के अंदर हम शरीर के अंदर डालते हैं पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो वैक्सीन के अंदर पोलियो वायरस होता है और वो वायरस है ना एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, वो एक वीक फॉर्म में होता है। अब वो वीक फॉर्म वाला वायरस अपने शरीर में जाता है और हमारा बॉडी जो है उस वीक वायरस के अगेंस्ट बनाती है एंटीबॉडी। तो मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर हमको एक लाइव वायरस चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमको लाइव वायरस नहीं चाहिए। ठीक, mRNA वैक्सीन में लाइव वायरस चाहिए थोड़ी ना, हम तो सिर्फ वो डाल रहे हैं यार, RNA डाल रहे हैं शरीर के अंदर। कि व्हाट आर द चैलेंजेस क्या हैं? स्टोरेज रिक्वायरमेंट। देखो इसका मेन इशू ये है कि इनको बहुत ठंडी जगह चाहिए। तो इंडिया जैसी जगह में जहाँ पे बर्फ़ पिघल जाती है तो वहाँ तो mRNA वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना तो बहुत डिफिकल्ट है। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट, जैसे इसकी वजह से जिस इसने कोविड की वैक्सीन लगाई होगी फीवर आया होगा, फटीग आया होगा, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ पे सोरनेस आई होगी। लॉन्ग टर्म सेफ्टी का पता नहीं यार, अभी अभी नई नई चीज़ें पैदा हुई हैं। ये mRNA वैक्सीन जो है वो अभी अभी नई है, तो लंबे समय में इसका क्या असर पड़ेगा इसके बारे में हमें पता नहीं है। संसार के अंदर अभी अभी लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर एक्टिवेट किया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर हैज़ बीन एक्टिवेटेड। डिटेक्टर का नाम है जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी या फिर जूनो। जूनो एक मिशन और है। जूनो इज़ अ मिशन। किसका मिशन है ये मेरे को बताओ, कौन सी कंट्री का मिशन है ये मेरे को बताओ। अभी जो जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है ये है चीन के अंदर ये स्थित है। द ऑब्जर्वेटरी इज़ 700 मीटर गहरी है भाई नीचे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज आर अंडरग्राउंड। देखो होता क्या है कि न्यूट्रिनो है ना बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। न्यूट्रिनो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन की तरह। तो अगर मैं न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में धरती पे बनाऊंगा तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे अपने सन से निकलती हुई अलग रेज, धरती से निकलती हुई अलग रेज। तो ये रेज क्या है ना न्यूट्रिनो को बेसिकली वो नहीं करने देंगी। क्या नहीं करने देंगी? डिटेक्ट नहीं करने देंगी। इसलिए हमको ये बनानी पड़ रही है अंडरग्राउंड। ठीक, इतनी सी बात है। ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि मेन गोल है क्या है अपने जूनो के। जूनो यूँ कह रहा है कि यार मेरे को ये पता लगाना है कि अलग अलग न्यूट्रिनोज हैं, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एक म्यून न्यूट्रिनो और एक टाउ न्यूट्रिनो। ये सारे के सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं अपने अपने पार्टिकल से। तो मेरे को ये पता लगाना है कि इनके अंदर क्या क्या मासेस हैं, किसका मास ज़्यादा है। इस चीज़ की बात है। दोबारा सुनो कि देयर आर अलग अलग टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इतने सारे पार्टिकल हैं। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, म्यून से जुड़ा हुआ एक म्यून न्यूट्रिनो है, टाउ से जुड़ा हुआ एक टाउ न्यूट्रिनो है। अब मेरे को इनकी ये पता करनी है कि इनकी मास हायरार्की क्या है, कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। इसका उद्देश्य इस चीज़ को पता करने का उद्देश्य है जूनो का। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, इट इज़ ऑल्सो द गोल। हाउ ऑफन न्यूट्रिनो टाइप शिफ्ट्स और चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ठीक, अब ये मैंने बताया कि हाँ भाई क्यों अंडरग्राउंड बना रहे हैं अपन लोग किसको, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज को। उसका ये रीज़न मैंने लिख रखा है यहाँ पे अलग से। फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो आर बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि भाई इनका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, इनका कोई साइज़ नहीं होता और बहुत कम मास होता है। इसका मतलब इनको बोलते हैं अपन गोस्ट पार्टिकल्स, कि पता ही नहीं लगता यार, डिटेक्ट ही नहीं कर पाते अपन। और अपनी अर्थ पे ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं आफ्टर फोटॉन्स। फोटोन मतलब लाइट। अब लाइट के बाद सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इज बेसिकली न्यूट्रिनो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स में लाइट हर जगह तो है नहीं। तो हम कह रहे हैं कि मोस्ट अबंडेंट अमंग पार्टिकल्स फाउंड इन द यूनिवर्स। तो संसार में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? न्यूट्रिनो मिलता है। और धरती पे क्या मिल रहा है अपने को? फोटोन मिल रहा है। फोटोन के बाद न्यूट्रिनो मिल रहा है। इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ओनली इंटरेक्ट विद मैटर वाया वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटी। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। अर्थ का इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ तो दिखती है अपने को। ठीक है, फिर कह रहा है कि फीचर्स क्या हैं?
इट इज़ अनडिस्टर्ब्ड बाई इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। कितना भी मैग्नेटिक फील्ड लिया हो भाई, न्यूट्रिनो इज लाइक कि भाई अपन जैसे हैं अपन वैसा ही रहेगा, ठीक है, अपन है सख्त लौंडा। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। फिर कह रहा है कि अदर की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज, इसके अलावा कौन कौन सी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हैं वो देख लो। एक अपने पास इंडिया के अंदर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा फंड किया जा रहा है। इट इज़ इन द बॉडी वेस्ट हिल तमिलनाडु, रट लो इसको, बॉडी वेस्ट हिल इन तमिलनाडु। एग्जाम में आएगा तो आप इसको मार जाओगे नॉर्थ ईस्ट में है, नहीं, ठीक है। बॉडी वेस्ट हिल्स जो है तमिलनाडु में है, यहाँ पे इंडिया का न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। इसी तरह अपने पास एक आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, नाम से ही पता लग रहा है कि आइस क्यूब कहाँ पे होगा, इट इज़ इन द साउथ पोल। इसी तरह अपने पास एक ट्राइडेंट करके है। अब एग्ज़ाम में अगर ट्राइडेंट आ गया ना तो 100% लोग इसको मार के आएंगे इंडिया का है, क्योंकि ट्राइडेंट त्रिशूल, त्रिशूल मतलब शिव भगवान, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो है ये चाइना का है भाई, एक त्रिशूल चाइना के पास भी है। फिर कह रहा है कि डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है यूएसए की है। फिर अपने पास अभी अभी एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स हुए हैं, एस्ट्रोनॉमर्स ने आइडेंटिफाई किया है एक नया कैटेगरी ऑफ इवेंट्स। इस इवेंट का नाम बता दिया एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट। क्या होते हैं, व्हाट आर द एक्सट्रीम न्यूक्लियर, व्हाट आर द एक्सट्रीम न्यूक्लियर, व्हाट आर द एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट। देखो ENT जो है ये एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट जब हो रहा है, कब हो रहा है, जब बहुत बड़े मासेस, ऐसे स्टार जो जिनका बहुत ज़्यादा मास है, लगभग 3 टाइम्स ग्रेटर देन द सन, ऐसे स्टार्स जिनका बहुत ज़्यादा मास है लगभग 3 टाइम ग्रेटर देन द सन, लगभग 3 टाइम्स ग्रेटर देन द सन, दे आर टोर्न अपार्ट बाय द सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। जब इनको जो बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स इनको फाड़ देते हैं तब अपने पास ये हो रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो है ना, ये अपना स्टार है बहुत बड़ा, ये अपना स्टार है बहुत बड़ा, और ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। अब सुपर मैसिव ब्लैक होल का मतलब ये है कि यार इसकी बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके की ये पुल कर रहा है, ठीक है। ब्लैक होल में के आसपास में कोई चीज़ गई तो ब्लैक होल उसको अपने आप में संभालेगा, ठीक है। ब्लैक होल तो ऐसा होता है कि अगर इसमें लाइट भी चलेगी ना तो लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती है, लाइट भी स्किप नहीं कर पाती है। तो स्टार गया तो स्टार को खींच लिया ना इसने, स्टार को खींच कर ये ऐसा ऐसा कर देगा, स्फेगेटी शेप्ड, मतलब चाउमीन जैसा बना देगा इसको, देखो, ठीक है। इतना सा हो गया। जैसे ही स्टार जाएगा ब्लैक होल के पास, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास, ठीक है, इवेंट होराइजन मान लो कि जो ब्लैक होल का सरफेस है, ठीक है, तो क्या होगा कि बहुत भयंकर टाइडल फोर्स जो स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे स्टार को इनटू ए स्फेगेटी लाइक शेप्ड, स्फेगेटी मतलब चाउमीन शेप जैसा हो जाएगा ये, ठीक है, नूडल शेप जैसा हो जाएगा, और साथ साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है रिलीज होगी। इसको बोल दिया अपन ने एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट। फिर कहता है क्वाज़ाई मून। क्वाज़ाई मून का मतलब ये है कि कोई चीज़ कुछ टाइम के लिए मून जैसे बिहेव कर रही है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक टाइनी क्वाज़ाई मून आइडेंटिफाई किया है जो कि जिसका नाम रख दिया 2025 PN7। इट इज़ ऑर्बिटिंग नियर द अर्थ फॉर अबाउट 60 ईयर्स। अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है 60 साल से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ही अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, ठीक। ये बेसिकली सन के चारों तरफ घूम रहा है, इसका पाथ तो सन के चारों तरफ है। कुछ टाइम में ये अर्थ के आसपास आ गया और थोड़े दिन यहाँ पे घूमता रहेगा और फिर आगे निकल जाएगा और ये घूमता रहेगा फिर ऐसे सन के चारों तरफ। इतनी सी बात है। अब देख लेते हैं कि क्वाज़ाई मून या फिर क्वाज़ाई सैटेलाइट क्या है। ये सन के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन ऐसा अपीयरिंग टू ट्रैवल विद द प्लेनेट ड्यू टू सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट। बेसिकली ये सन के चारों तरफ घूमता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी और प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा है क्योंकि इसका ऑर्बिट ही ऐसा है, ठीक। मतलब ये प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड है सन की ग्रेविटी से। अपना जो मून है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्थ की ग्रेविटी, तो हमेशा अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है यार ये। लेकिन जो क्वाज़ाई मून है इट इज़ प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय सन्स ग्रेविटी, तो ये ट्रू मून तो नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी प्लेनेट के ऑर्बिट नहीं कर रहा। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे क्वाज़ाई मून पहले भी फाइंड आउट किए हैं, पहले भी आइडेंटिफाई किए हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है हरियाणा द ग्रेट के अंदर, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बन रहा है, हरियाणा के अंदर। जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा ये अराउंड 20 करोड़ बैटरी पैक्स बनाएगा हर साल, और इंडिया के पास रिक्वायरमेंट है 50 करोड़ पैक्स की, तो मतलब 40% रिक्वायरमेंट इंडिया की पूरी करेगा। इसको इस्टेब्लिश किया गया है सेंटर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम के अंडर,
ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको बनाया गया है सर इसके अंडर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम के अंडर। अब लिथियम आयन बैटरी क्या होती है, बचपन में इसको लायन बैटरी पढ़ा करते, लायन, ठीक है। तो फिर कह रहा हूँ कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी, एक ऐसी बैटरी जिसको दोबारा चार्ज कर लूँ, जिसके अंदर लिथियम आयन्स हैं जो कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में मूव करते हैं। जब 10th क्लास में आप लोगों ने सेल पढ़े होंगे तो सेल ऐसे ही तो काम करते हैं यार, ठीक है। लिथियम आयन जो हैं वो मूव करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी ग्रेफाइट और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी लिथियम आयन लिथियम ट्रांजिशनल मेटल ऑक्साइड के बीच में मूव कर रहा है। ये एक पूरा का पूरा सेल है, इसके अंदर मैंने एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगा दिया, मैंने इसके अंदर लिथियम ट्रांजिशनल मेटल ऑक्साइड का ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब इनके बीच में मूव कर रहा है लिथियम आयन, ठीक। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये दिस इलेक्ट्रोलाइट इज़ नॉन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। फिर बेनिफिट क्या है लिथियम आयन बैटरी के, वेरी हाई डेंसिटी। 1 किलो की अगर बैटरी होगी तो उसके अंदर उसके अंदर 75 से 200 वॉट पर आवर की एनर्जी स्टोर हो सकती है भाई, ठीक है। एंड इट ऑफर्स लॉन्गर साइकिल्स बिटवीन चार्जेस, ये लाइट वेट होती है और एंड लोअर टॉक्सिक हैवी मेटल्स, ठीक है। मतलब अपने पास पहले क्या थी, अपने पास लेड वाली एसिड बैटरीज हुआ करती, वो बहुत भारी हुआ करती और वो टॉक्सिक भी हुआ करती। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी है, ये अपने को बढ़िया इसकी स्टेबिलिटी है, साइकिल की एफिशिएंसी भी है, रिलायबिलिटी भी है, विद लो सेल्फ डिस्चार्ज। लो सेल्फ डिस्चार्ज का मतलब ऐसा नहीं है कि रखा आपका डिस्चार्ज होगी बैटरी ये। और नो मेमोरी इफेक्ट। मेमोरी इफेक्ट का मतलब ये है कि क्या होता है कि सेल को ऐसा लगता है कि मेरे को बार बार रिचार्ज किया जा रहा है, तो सेल जो है उसकी चार्जिंग कैपेसिटी डिप्लीट हो जाती है, उसकी चार्जिंग कैपेसिटी डिप्लीट हो जाती है बार बार चार्ज होने के बाद, ठीक है। तो इसकी मेमोरी इफेक्ट भी नहीं है। अब चैलेंजेस क्या है, सप्लाई चेन का इशू है भाई। चाइना जो है ना, चाइना अपना भाई साहब सांप है, ठीक है। चाइना के पास लिथियम प्रोडक्शन का 70% जो है चाइना प्रोड्यूस कर रहा है यार, सॉरी, चाइना बेसिकली हाफ ऑफ द ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन कर रहा है, साथ साथ में 70% ऑफ द लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन भी चाइना कर रहा है। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है इंडिया के लिए। इंडिया ने अराउंड लिथियम आयन बैटरीज जो है लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की हैं वर्थ 1.2 बिलियन 18 से 22 के बीच में। सेफ्टी का भी इशू है क्योंकि इस बैटरी के अंदर फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट है विच कैन लीड टू एक्सप्लोजन्स। फिर कह रहा है कि देयर आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। लिथियम माइनिंग इज़ वाटर इंटेंसिव, ये बहुत याद रखना है, ज़रूरी, इसको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, इनफैक्ट यूपीएससी प्री में पूछा जा सकता है ये। लिथियम माइनिंग जो है इसके अंदर बहुत भयंकर पानी लगता है भाई, बहुत वाटर इंटेंसिव है। 1 टन लिथियम बनाने के लिए 2000 टन का लिथियम चाहिए होता है अपने को, ठीक। फिर कह रहा है कि लैक ऑफ रिसाइकलिंग यूनिट्स, मेरे पास इंडिया के अंदर इसको रिसाइकिल करने के लिए यूनिट नहीं है यार, इसलिए सेफ डिस्पोजल का इशू है। फिर मैंने देखा कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, ईएमसी स्कीम क्या है। इसको लॉन्च किया गया था 12 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक को डिज़ाइन करने के लिए और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। इसके अंडर अपने को ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट होगा वहाँ पे 50% जो पैसा है वो सेंटर देगी और ब्राउन फील्ड के अंदर 75% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो गवर्नमेंट देगी, मतलब असिस्टेंस मिल रहा है इतना। फिर समथिंग इज़ नोन एज हायर आर्कियल रीजनिंग मॉडल। देखो इतना याद रखो कि अपना दिमाग जो है ना वो काम करता है हायरार्की पे, ठीक है। अपना दिमाग एक बार में कई चीज़ें सोच सकता है, लेकिन एआई जो है वो ऐसा नहीं था, इसलिए एआई से एक लेवल ऊपर लेके आए हैं हम लोग, क्या, HRM, हायरार्कियल रीजनिंग मॉडल। सेपिएंट के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक नया एआई मॉडल विच इज़ मॉडल्ड ऑन ह्यूमन ब्रेन। दिमाग जैसे अपना इंसान का दिमाग जैसे काम करता है वैसे काम करेगा ये। अभी वाले जो एआई मॉडल्स हैं उनको बोलते हैं अपन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे ChatGPT। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि ये जो काम करता है ये चेन ऑफ थॉट काम करता है कि पहले एक थॉट आया, फिर एक थॉट आया, फिर एक थॉट आया, फिर एक थॉट आया। लेकिन अपना दिमाग कैसे काम करता है, अपने दिमाग पूरा का पूरा अपने दिमाग के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ सोचता है अपना दिमाग। फ्रंटल लोब से अलग चीज़ सोच रहा है, ठीक है। अपने छोटे वाले दिमाग से कुछ अपना दिमाग अलग चीज़ सोच रहा है। तो अभी हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, हम लोग लेके आ रहे हैं हायरार्कियल रीजनिंग मॉडल। इट इज़ मॉडल्ड ऑन ह्यूमन ब्रेन की हायरार्की, मल्टी टाइम स्केल प्रोसेसिंग। ये मिमिक करता है किस तरह से अलग अलग दिमाग के जो रीजन हैं वो इंटीग्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन अक्रॉस ड्यूरेशंस, ठीक। फिर कह रहा है कि आयुर्वेद आहार, व्हाट इज़ आहार, आहार इज़ समथिंग वी ईट, हमारे फूड को आहार बोलते हैं,
ठीक। और आयुर्वेद आहार तो अपने नाम अपने आप स्वयं बता रहा है ये कि आयुर्वेद वाला आहार, आयुर्वेद वाला फूड। FSSAI और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिलीज़ की है एक लिस्ट ऑफ आयुर्वेद आहार प्रोडक्ट्स। इन्होंने एक बताया है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आयुर्वेद आहार प्रोडक्ट्स हैं। अब व्हाट इज़ आयुर्वेद आहार? इट इज़ पार्ट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस 2022। ठीक, दोबारा बता रहा हूँ कि ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स आयुर्वेद आहार रेगुलेशन 2022 का पार्ट है। ये साफ साफ रूल बता रहा है किसके लिए? फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए, जो ऐसे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो है आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनके लिए रूल्स दे रहा है। ठीक, ताकि कंज्यूमर्स को पता लगे कि जो ये आयुर्वेदिक आहार है ये ऑथेंटिक और सेफ़ है कि नहीं है। ठीक है, जो भी आयुर्वेदिक आहार के फॉर्मुलेशंस हैं ये क्लासिक आयुर्वेदा टेक्स्ट से लिए गए हैं। द फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूड, जैसे अपने पास अंगरकरकती जो है पढ़ लेना आप, बेक्ड व्हीट बॉल्स, क्रिशारा खिचड़ी, उसके बाद अपने पास पनाका फ्रूट ड्रिंक्स, दही, कर्ड बेस्ड गुलकंद, ये अलग अलग क्या हैं? ये सारे के सारे आयुर्वेद प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेद आहार हैं। फिर कह रहा है कि द्रव्य पोर्टल। व्हाट इज़ द्रव्य? द्रव्य का मतलब क्या है? द्रव्य का मतलब है कि कोई पदार्थ, कि कोई किसी चीज़ का कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अगर एक मिक्सचर बनाया है तो इसमें क्या क्या द्रव्य है, मतलब इसके क्या क्या कंपोनेंट है, तो द्रव्य पोर्टल। ठीक, द्रव्य का मतलब है कि हाँ भाई इसके में क्या सब्सटेंस है, किसी आयुष चीज़ के अंदर क्या सब्सटेंस है। तो इट इज़ एन एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्ड स्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेज। इसको लॉन्च किया गया ऑन द नेशनल आयुर्वेद डे ऑन 23 सितंबर 2025। इसकी मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष। कोई इशू नहीं है यहाँ पे। इट इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो मैं वही कह रहा था कि आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स और प्रोडक्ट्स का डेटा है ये द्रव्य पोर्टल। इट इज़ एन एवर ग्रोइंग एवर इवॉल्विंग डाटाबेस जो कवर करता है आयुर्वेद के टेक्स्ट बुक्स को एज वेल एज कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक लिटरेचर एंड द फील्ड स्टडीज़। एग्ज़ाम में अगर आपके पास आ जाए कि द्रव्य पोर्टल के अंदर जो डेटा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक है, नहीं भाई, अभी वाला साइंटिफिक लिटरेचर भी इसके अंदर है। ठीक है, और आयुर्वेदिक वाली चीज़ों के अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, ताकि हर इंसान के पास पहुंच सके, इसलिए अपन ने ये बनाया द्रव्य पोर्टल। ठीक, तो दिस वॉज द साइंस एंड टेक वाली वीडियो। दिस इज़ द सेशन ऑफ द साइंस एंड टेक। ठीक, वी आर डन विद दिस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस मैगजीन। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।